अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टीशन किसे कहते हैं, और फिर पार्टीशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं, और फिर इसकी कैलकुलेशंस। ठीक है, इंशाअल्लाह उल अजीज आज की क्लास में ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग अगला चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स, वो शुरू करेंगे। दूसरे सेक्शन में मैं शुरू कर चुका हूँ वो चैप्टर। आप लोगों की क्लास में ये आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह चैप्टर। पार्टीशन किसे कहते हैं? पार्टीशन फ्रॉम द वर्ड इंडिकेट्स, पार्टीशन कहते हैं दो हिस्सों में टूट जाने। अब दो हिस्सों में टूट जाना इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस वो कुछ इस तरीके से है कि दो सॉल्वेंट्स जो आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, वो दो सॉल्वेंट्स लाइक पानी और ऑयल या पेट्रोल और पानी, ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। तो अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को मिला दूं और मिला के और उसको शेक कर दूं, और शेक करने के बाद मैं इसको जैसे ही रखूंगा वैसे ही ये अपने दो लेयर्स में सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और वो दो लेयर्स एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी। हम लोग इनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स या इमिसिबल सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं कोई ऐसा सॉलिड या कोई ऐसा सॉल्ट इस मिक्सचर में डाल दूं जो दो लेयर्स में स्प्लिटेड है, ठीक है, तो जाहिर है उस सॉल्ट का कुछ पोर्शन डिसॉल्व होगा एक लेयर में, कुछ पोर्शन डिसॉल्व होगा दूसरी लेयर। तो अब ये जो अमाउंट है उस सॉलिड का या उस सॉल्ट का जो दो डिफरेंट लेयर्स में डिसॉल्व होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी है जाहिर है ज्यादा अमाउंट उसमें जाएगा, और जिसमें कम सॉल्युबिलिटी है थोड़ा सा अमाउंट उस लेयर में आएगा, लेकिन जाएगा दोनों में थोड़ा थोड़ा। सही। अब ये चीज के दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में अगर मैं कोई पर्टिकुलर सॉल्ट या कंपाउंड डालता हूं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी जो पार्टीशनिंग होगी, वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आयोडीन डाला किसमें, पानी और ऑयल के मिक्सचर में, तो जाहिर है आयोडीन पानी और ऑयल में इक्वली नहीं मिक्स हो जाएगा। आयोडीन एक चीज में ज्यादा जाएगा, एक चीज में कम जाएगा। तो पार्टीशन बिटवीन पानी एंड आयोडीन एंड पेट्रोल, पानी और पेट्रोल के दरमियान जो पार्टीशनिंग हुई है इस आयोडीन की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट फॉर एवरी पर्टिकुलर सॉल्ट। हर पर्टिकुलर सॉल्ट की वो वैल्यू कांस्टेंट होगी कि भाई ये इसमें इतना डिसॉल्व होगा, ये इसमें इतना डिसॉल्व होगा। इसको कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। समझ आ रही? अब एक एक करके मैं इसको पहले लिख दूं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन पर भी आता हूं। पहले मैं पार्टीशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। खाली पार्टीशन किसे कहते हैं? खाली पार्टीशन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। पार्टीशन कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर।
इसको कहते हैं पार्टीशन। और पार्टीशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं? पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं रेशियो को, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ कि कितना अमाउंट इसमें गया और कितना अमाउंट इसमें गया, तो रेशियो क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं जरा इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। अब जाहिर है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैंने आयोडीन उठा के डाल दिया एक्वस में और उसके साथ मिक्स करके रख दिया आयोडीन, फॉर एग्जांपल हेक्सेन में, तो ये आयोडीन का थोड़ा सा अमाउंट हेक्सेन में और थोड़ा सा अमाउंट आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इनका रेशो लेना चाह रहा हूं तो रेशो किसी भी सेंस में हो सकता है, जाहिर है ऊपर नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसको जो लिखते हैं वो तरीका क्या लिखने का, इसको हम लिखते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट को हम लोग लिखते हैं के पी सी। पीसी स्टैंड्स फॉर पार्टीशन कोफिशिएंट, के इज कांस्टेंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट यानी कि केपीसी इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन किसमें, इन हेक्सेन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वा यानी पानी। अब मसला ये है कि ये जरूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा ना रेशो है, जाहिर रेशो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप ये इसको यूं भी लिख सकते हैं कि KPC इज इक्वल्स टू concentration of iodine in aqueous upon concentration of iodine in hexane। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से आप इक्वेशन लिख रहे हैं जाहिर है वैल्यू उसी तरीके से बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं केपीसी की वैल्यू हेक्सेन आयोडीन के लिए, आयोडीन के लिए हेक्सेन टू वाटर है 25:1 फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है कि इसका एक हिस्सा अगर पानी में सॉल्युबल है आयोडीन का तो 25 हिस्से हेक्सेन में सॉल्युबल होंगे, इतनी सॉल्युबिलिटी इसकी हेक्सेन में ज्यादा आ रही है। तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 25। बात समझ रहे केपीसी की वैल्यू को। लेकिन अगर मैं इस सेंस में लिखूं तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 1:25। 1/25 का मतलब 25 तो नहीं आएगा। अब मैं अगर लिखूंगा तो आंसर 0.0 समथिंग आएगा। अब मेरी बात समझ आ रही है? तो जिस ऑर्डर में भी आप ये लिखेंगे फॉर्मूला, यानी कि आपने ऑर्गेनिक ऊपर रखा है या पानी ऊपर रखा है, ये आप उसमें बोलेंगे कि केपीसी ऑफ आयोडीन इन हेक्सेन टू वाटर इज 25। मेरी बात समझ? 1/25 की जरा वैल्यू बताइएगा डिवाइड करके। हाँ भाई, .04, तो यहां पे आ गया 0.04। तो यू कैन सी द वैल्यू इज क्वाइट डिफरेंट इन दिस वे।
सही है भाई। अच्छा जी, अब आते हैं जरा इसके आगे। अब ये कहानी करते कैसे हैं या कैलकुलेशन इसमें करते कैसे हैं? देखो, इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल, तरीका समझ लो पहले पूरा, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि कैसे होगी। पहले काम करने का तरीका देख लो। सबसे पहले तो आपके पास एक, फॉर एग्जांपल, बीकर है। उस बीकर में आपने क्या डाल दिया? उस बीकर में आपने उठा के डाल दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस आयोडीन ले लिया उसमें आप। सही है? यानी आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन जो आपने लिया है वो कितना लिया है? वो इतना लिया है, एक बीकर में आपने ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने इसमें उठा के डाल दिया हेक्सेन 10 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन। अब जैसे ही आप हेक्सेन डालेंगे और आपने क्या किया, फिर उसको आपने उसको स्टिर कर दिया। ठीक है, ये आपने उठा के इसमें हेक्सेन डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको स्टिर कर दिया। फिर ये दो आयोडीन जो डिसॉल्व हुई भी है किसमें? पानी में टोटल अभी तक, वो थोड़ा सा अमाउंट किसमें शिफ्ट होकर चला गया होगा? वो चला गया होगा हेक्सेन में। सही है। अब आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि दो लेयर्स हैं। अब दो लेयर्स कैसे? आपको याद होगा O3 में पढ़ा था, सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट दीज टू लेयर्स, और वो पत्ते जैसी शक्ल की एक डायग्राम थी, याद है? और उसके नीचे एक टैप लगा होता है। ठीक है। अब इसमें उठा के आपने ये पूरा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया, तो सोचें पानी की लेयर होगी थोड़ी सी, हेक्सेन की लेयर होगी थोड़ी सी। हेक्सेन की लेयर का अच्छा यूं बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है। अब ये हमारे पास दो लेयर्स सेपरेट हो गए। अब ये दो लेयर्स सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? अच्छा, याद रहे ये लेयर कितनी है? ये मैंने डाला था 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और नीचे एक्वस लेयर कितनी थी? एक्वस लेयर मेरे पास टोटल थी 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रहे। मैं क्या करूंगा? मैं इस एक्वस लेयर में से, वो जो नीचे लेयर है, इसमें से मैं 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेयर निकालूंगा। ठीक है। और उस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेयर में मैं ये देख लूंगा कि उसमें आयोडीन कितना आया। सही है। अब मुझे पता चला कि उस 25 लेयर में 25 सेंटीमीटर एक्वस लेयर लिया, उसके अंदर 0.003 मोल्स ऑफ आयोडीन उसके अंदर मुझे मिला। उसके अंदर मुझे मिला। सही है, 25 के अंदर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा? अब इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन पानी में है और कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन हेक्सेन में है, इन दोनों को सेपरेटली देखूं और इनके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स दिए हैं। ठीक है। और वॉल्यूम से रिलेट कर दूं तो इन दोनों के अंदर आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। उसको मैं रख दूंगा अपने इस फॉर्मूले में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन हेक्सेन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, या वाइस वर्सा।
ठीक है, अब ये काम कैसे होगा, ये काम ऐसे होगा कि सबसे पहले तो ये देखें कि आयोडीन के टोटल मोल्स कितने थे जो हेक्सेन में अभी तक गए नहीं शुरू में बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पार्ट है ये शो कर रहा है टोटल मोल्स ऑफ आयोडीन कितने थे, तो आपने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके C इंटू वी अपॉन 1000 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन आ जाएंगे, और C है यहाँ पर 0.1 इंटू वॉल्यूम है 100 अपॉन 1000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.01 मोल ऑफ आयोडीन। ये टोटल मोल थे शुरू में पानी के अंदर जो थे। फिर जब आपने इसको हेक्सेन डाल के और शेक किया तो इसमें से कुछ मोल चले गए हेक्सेन में, अब कितने चले गए मुझे नहीं पता। अब यहां पे जो डेटा दिया है उस हिसाब से मैं निकाल सकता हूं कि कितने चले गए। कैसे निकाल सकता हूं, यहां से देखिए उसने कहा है अब जो एक्वस लेयर है उसके 25 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स ऑफ आयोडीन बचे हुए, सही है। तो टोटल लेयर कितनी थी पानी की 100, तो मैं ये कर सकता हूं, मैं कहूंगा जी 25 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 0.003 मोल्स थे तो पूरी 100 सेंटीमीटर क्यूब लेयर ऑफ पानी में टोटल कितने मोल्स रहे होंगे आफ्टर दे वेंट इनटू द हेक्सेन। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में आप कितने आयोडीन के मोल्स रहे होंगे, सही है। तो रिलेट कर सकते हैं आप, इसे रिलेट करके निकाल लें। बल्कि इसको वैल्यू को थोड़ा और भी छोटा कर लें वरना ये हमारा आंसर मजे का नहीं आएगा। 0.0003 कर लेते हैं इसको, एक जीरो और बढ़ा। हाँ जी, अब बताएं कितने मोल्स पूरे 100 सेंटीमीटर क्यूब लेयर में रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर ले जरा जल्दी से। .0012 मोल आ जाएंगे। ये कितने में है, ये प्रेजेंट है मोल इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, सही है, जिसमें ओरिजिनली कितने प्रेजेंट थे 0.01। तो मैं माइनस करके निकाल सकता हूं कि कितने मोल चले गए इसमें से। तो मोल्स इन हेक्सेन कैसे निकलेंगे, एक्वस लेयर में इतने मोल्स थे 0.01, उसमें से 0.0012 है अब, तो माइनस करके निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा हेक्सेन में कितने मोल्स चले गए। जी जनाब बताएगा कितने मोल्स आ गए। पॉइंट 0988, नहीं नहीं भाई, पॉइंट 0988 नहीं, 0.00, दो दफा जीरो आएगा ना, ये नहीं, चेक करेंगे 0.00 नहीं आ रहा। .0088, ठीक है।
0.0088, ये आ गया 0.0088 मोल्स। सही है, ये किस में है? मोल्स इन हेक्सेन। अब दोनों लेयर्स में मुझे मोल्स मिल गए, पानी की लेयर में कितने मोल्स हैं और हेक्सेन की लेयर्स में कितने मोल्स हैं। अब मैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन रखकर निकाल सकता हूँ वैल्यू। तो के टी सी पार्टीशन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन हेक्सेन, अगर मैंने ऊपर रखा है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वा। अब हेक्सेन में कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलेगी? 0.0088 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रहे, ये जो मैंने यूनिट लिया है, ये मैंने मोल पर सीएम क्यूब लिया है। कितने मोल पर? 10 सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पर भी मैं यही रखता हूं कि 0.0012 मोल्स बचे हैं पानी में, डिवाइडेड बाय कितना पानी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर भी मोल्स पर सीएम क्यूब में रखा है, इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए। यूनिट कैंसिल आउट होगा, वो आप कोई भी यूनिट लेंगे वो कैंसिल आउट होगा। मोल पर डीएम क्यूब लें, चाहे मोल पर सीएम क्यूब लें, क्योंकि ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। बात समझ रहे? तो उस हिसाब से हमारे पास जो केपीसी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? जी जनाब। पॉइंट 0088 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 0.00 और 2 जीरो और डाल देते हैं, 12, तो ये हो गया 73.33। सही है, तो 73.33 यू कैन सी नो यूनिट। ये आ गया केपीसी बिटवीन हेक्सेन एंड एक्वा। किसके लिए? आयोडीन का। समझ आ रही? अब ऊपर आपने हेक्सेन रखा है और वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जी हेक्सेन में आयोडीन क्या हो रही है? ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। और अगर 1 से छोटी वैल्यू आती है, यानी कि डेसिमल में आती, 0.01, 0.3, 0.2 कुछ भी, तो आप ये समझ जाते हैं कि जी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब है आयोडीन की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होती है उस वक्त। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कैसे हो रहा है पार्टीशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आते हैं जरा पार्टीशन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है? पार्टीशन कोफिशिएंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इसीलिए। और ये क्योंकि सॉल्युबिलिटी का ही मसला है, इसीलिए पार्टीशन कोफिशिएंट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लिख देता हूं पॉइंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं एक क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है इसकी? देखिए, इसकी क्वेश्चनिंग ऐसे भी आती है। वो कहता है कि
2 moles of ammonia were dissolved in 100 centimeter cube of water. ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि 50 centimeter cube of pentane is added and the mixture is shaken then it's left to stand for few minutes. After equilibrium is reached, (25 centimeter cube) aqueous layer was extracted and titrated 0.03 mole per dm cube HCl. Endpoint came at 31.90 centimeter cube. सवाल है, calculate the partition coefficient of ammonia between aqueous and pentane layers. जी जनाब, हो सकता है सवाल? 2 मिनट दे रहा हूं, पढ़ें जरा, सोचें।
जी जनाब, हो गया कुछ कैलकुलेट? आ गया कुछ आंसर या नहीं? अच्छा देखो, समझो इस कहानी को। वो कहता है उसने 10 सेंटीमीटर क्यूब ली पानी की, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक्वा है। और इसमें उसने कितने मोल डाल दिए अमोनिया के? 2 मोल, ठीक है। उसके बाद उसने उसमें पेंटेन डाला, कितना? 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो जाहिर है 2 मोल पहले जो 100 में था, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट किस में आ गया होगा? पेंटेन में आ गया होगा। कितना आया नहीं पता। अब वो जो ऊपर की लेयर आप कह रहे हैं कि जी 50 सेंटीमीटर क्यूब जो लेयर होगी वो क्या होगी? वो पेंटेन की होगी, ये वाली लेयर होगी ना। इसमें कितना आया मुझे नहीं पता, सही है। इसलिए मैं इसको यहां से ये वाली लाइन मिटा के और यहां लिख देता हूं कि 2 मोल में से थोड़ा सा अमाउंट इसमें है और थोड़ा सा अमाउंट अब इसमें है। कितना है नहीं पता। अब आपने पानी का जो 100 सेंटीमीटर क्यूब लेयर थी उसमें से कितनी लेयर निकाली? 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाली। इसका जो 25 सेंटीमीटर क्यूब लेयर आपने निकाली है, ठीक है, उसको फिर आपने क्या किया? उसको आपने HCl के साथ टाइट्रेट किया। तो जाहिर है उसके अंदर जितना अमोनिया होगा उसने रिएक्ट किया होगा, और एंड पॉइंट उसने कहा HCl से जो टाइट्रेट करके आया वो आया 31.9 पर, और कॉन्सेंट्रेशन एसिड की थी ये। तो मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम कितने हुए निकाल सकता हूं। मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम हुए 31.90 अपॉन 1000 वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.03। कितने मोल्स आ गए मेरे पास HCl के? हाँ भाई, 31.9 इंटू 0.03 अपॉन 1000 करें जरा, कितने मोल्स आ गए? ये आ गए 0.000957, 0.000957 मोल ऑफ HCl कंज्यूम हुए। तो अब जाहिर है HCl और NH3 का रिएक्शन का रेशियो क्या रहा होगा? NH3 और HCl 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करके बनाते हैं ना NH4Cl। तो अगर HCl का 0.0957 मोल्स है, तो जाहिर है NH3 के भी कितने मोल्स होंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 25 लेयर आई इसमें 0.000957 मोल्स ऑफ NH3 प्रेजेंट थे। अब ये तो 25 में थे, 100 में कितने हुए? तो रिलेट कर लिया। 25 सेंटीमीटर क्यूब लेयर पानी की हैज शोन 0.3 दफा 0957 मोल। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब की जो टोटल लेयर थी उसमें कितने मोल्स रहे होंगे? मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 25, यानी मल्टीप्लाई बाय 4। उसको 4 से मल्टीप्लाई।
0.03828 अपॉन 100 और ये यूनिट है मोल पर सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 1.996 इन 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी हो गया मोल सीएम क्यूब। तो यूनिट से तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो गया। आप इस वैल्यू को डिवाइड करके देख लें क्या आंसर आ रहा है। .000959 सही। ठीक है, अब आता हूं सॉल्वेंट से सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट करने वाली कैलकुलेशन पे। एक्सट्रैक्शन यूजिंग सॉल्वेंट्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? सही है, हम लोग पेंटेन के ऊपर रखे या पे एक्वस के ऊपर रखे, हमारी मर्जी होती है। ये गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आप रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा कैलकुलेट द केपीसी ऑफ अमोनिया बिटवीन एक्वा एंड पेंटेन। तो मैंने पहले एक्वा लिखा है और फिर पेंटेन लिखा है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला ऐसे ही लिखा कि ऊपर एक्वा नीचे पेंटेन। लेकिन इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल, इट डिपेंड्स, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो वो कहेगा उस हिसाब से आपको जाहिर फॉलो करना। अच्छा जी, अब देखिए सॉल्वेंट यूज करके एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, पहले समझाता हूं फिर ये काम कैसे होगा। क्वेश्चन इसी पार्टीशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड सवाल है। 2 ग्राम ऑफ आयोडीन वाज डिसॉल्व्ड in 100 centimeter cube of water. This was shaken with 20 centimeter cube of hexane and 1.6 grams of
iodine dissolved in hexane. Calculate A partition coefficient of iodine between hexane and water. The volume of hexane required to extract 1.9 grams of iodine. Part C है amount of iodine that can be extracted by using 20 centimeter cube of hexane in part A है 2 equal portions और part B 4 equal portions. जनाब ये है पूरा सवाल, इस सवाल को सॉल्व करना है, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। हाँ जी, अब जरा एक एक करके इस सवाल को समझिए। वो कहता है 2 ग्राम आयोडीन थी जो उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डाल दी। फिर वो कहता है कि उसको शेक किया 20 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन डाल के, और पता ये चला कि 1.6 ग्राम आयोडीन हेक्सेन में आ गई। ठीक, अब वो कहता है कैलकुलेट करो पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पहला पार्ट तो इंतहाई आसान हो गया, पार्टीशन कोफिशिएंट तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, पहले सवाल तो कर लो, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म तो क्लास भी खत्म। अबे तो सवाल तो खत्म कर भाई पहले, फिर क्लास खत्म जी। पार्टीशन कोफिशिएंट निकल सकता है अब इससे आसानी से। कैसे कि हमें क्या करना है, हमें उसने खुद लिख के दिया है कि पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन निकालिए पार्ट ए में बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर, यानी कि ऊपर क्या रखना है मैंने, हेक्सेन, और वाटर नीचे रखना है। तो इसका मतलब है ए में जो मेरा फॉर्मूला होगा केपीसी का, वो क्या लिखूंगा, केपीसी इज इक्वल्स टू आयोडीन इन हेक्सेन अपॉन आयोडीन इन एक्वा। अब हेक्सेन में आयोडीन कितना है उसने वो भी बताया, उसने कहा 1.6 हेक्सेन में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.6 ग्राम्स इन
20 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन उसका टोटल वॉल्यूम दिया, तो ये ग्राम पर सीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन आ गई, डिवाइडेड बाय पानी के अंदर अब आयोडीन कितना बचा होगा, क्योंकि टोटल था 2 ग्राम और 1.6 किस में चला गया है, हेक्सेन में, तो जाहिर है जो बचा होगा वो सिर्फ कितना रह गया होगा, 2 माइनस 1.6 कर लें, यानी कि 0.4। कितने वॉल्यूम में, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी था, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में, और इसका भी यूनिट क्या रहा, ग्राम पर सीएम क्यूब। तो यू कैन सी कि यूनिट तो यहां पर हो गया कैंसर, ठीक है। अब 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 0.4 करें, जरा आंसर बताएं क्या आया। हाँ जी, क्या आंसर आया? ट्वेंटी, ठीक है बिल्कुल। तो यू कैन सी केपीसी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ये तो पार्ट ए हो गया। अब आ जाते हैं जरा पार्ट बी पर। वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन रिक्वायर्ड, कितना हेक्सेन का वॉल्यूम चाहिए होगा अगर मुझे 1.9 ग्राम्स ऑफ आयोडीन एक्सट्रैक्ट करना है। सही है। देखिए हमने ए पार्ट में ये बोला है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन डाला तो उसमें 1.6 ग्राम्स आ गया। अब सवाल है 1.9 आ जाए उसके लिए कितना वॉल्यूम हेक्सेन का मैं डालूंगा। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। कैसे कि केपीसी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो 20 आ गई, ये लिख दी। हेक्सेन में कितना आ जाए, 1.9 ग्राम्स इन एक्स वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन आ जाए। आयोडीन कितना आ जाए हेक्सेन में, 1.9 ग्राम, यही कहा है ना उसने। तो 1.9 इतने वॉल्यूम में आ जाए और यूनिट क्या रखा है इसका, ग्राम पर सीएम क्यूब, डिवाइडेड बाय अब पानी में कितना बचेगा आयोडीन। अगर 1.9 वो कह रहा है उसमें चला जाए हेक्सेन में, तो पानी में कितना बचेगा। टोटल था 2 ग्राम, तो 2 में से माइनस कर लें 1.9, इतना बचेगा पानी में। और पानी कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ रही है। यूनिट यहां पर भी मैंने क्या लिए, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ताकि ये कट जाए। अब इस पूरी कैलकुलेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। जी जनाब बताएंगे जरा क्या आंसर आ रहा है एक्स का। हाँ भाई कैलकुलेटर चलाइए। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 95। यस वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन इज रिक्वायर्ड, जिसमें 1.9 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए अब जरा सी पार्ट, ये है सवाल अब करने वाला। सी पार्ट में वो कहता है कि पहले पार्ट में आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब एक ही दफा में डाल दिया था हेक्सेन, और उसमें कितना निकल के आया, 1.6 ग्राम निकल के आया। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि
the amount of iodine that can be extracted using 20 centimeter cube of hexane. वही 20 सेंटीमीटर क्यूब है जो आपने ए में इस्तेमाल किया था, लेकिन अप्पू से कह रहा है कि उसे इस्तेमाल कीजिए 2 इक्वल पोर्शन करके। तो कितना निकलेगा है आयोडीन इस हेक्सेन में? तो पहले तो ये देखें कि अगर मैं कहता हूं 2 इक्वल पोर्शन, 2 इक्वल पोर्शंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनेंगे? 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप 10 सेंटीमीटर क्यूब डालें और उसमें देखें कितना आयोडीन एक्सट्रैक्ट आउट हुआ, निकाल लें। फिर अगला जो बचा आयोडीन पानी में होगा, फिर आप अगला 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन उसमें मिलाएं और फिर उसको निकाल लें। तो देखें दोनों में एक एक करके कितना आयोडीन एक्सट्रैक्ट आउट हुआ। तो एक एक करके निकालते हैं, लिखते हैं फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन कैसे कि केपीसी की वैल्यू तो कांस्टेंट है जाहिर है, तो केपीसी तो 20 रहा, इज इक्वल्स टू कितना अमाउंट आएगा इन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय पानी का कितना बचे, पानी में कितना बचेगा फिर। अब जाहिर है 2 में से x चला जाएगा, तो यहां भी लिख दिया 2 माइनस x चला जाएगा और पानी कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो x 10 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा हेक्सेन के, उतना पानी में से कम हो जाएगा जाहिर है, तो 2 माइनस x लिख दिया जाएगा। अब यहां पर x की वैल्यू निकाल के देखें कि कितना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी कितना ग्राम्स, क्योंकि ये ग्राम्स में आएगा जाहिर, क्या वैल्यू आ रही है x की? सर हम इसको रेशियो से नहीं कर सकते? जैसे हमें पता चल गया कि जैसे कि हेक्सेन है वो 20 टाइम्स मोर सॉल्यूबल है क्योंकि ऊपर केपीसी 20 आया था, तो हम लोग कर सकते हैं कि 100 में जितने में 100 वाटर के अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना सॉल्यूबल होगा उतना ही वो 5 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हेक्सेन के सॉल्यूबल होगा। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो 2x सॉल्यूबल होगा और वाटर के अंदर 1x सॉल्यूबल होगा। हम 3 पार्ट्स कर ले, एक पार्ट वाटर इसमें में दो देखो बिल्कुल बात ऐसे है, आप कैलकुलेशन जो है ना वो जाहिर है एक से ज्यादा तरीके होते हैं। आप रेफरेंस लगा के करते हैं, कहीं रिलेशनशिप, कहीं इक्वेशन लगा के कर देते हैं। तो जहां जो जैसे फीजिबल हो सके वैसे कर सकते हो, वैसे करो। ये अल्टीमेटली वही है जो तुम अभी लफ्जों में बोल रहे हो ना, ये मैं कैलकुलेशन में लिख के दिखा रहा हूं। बात वही है, अगर तुम कह रहे हो 20 का फैक्टर है, इसका मतलब है कि अगर एक पोर्शन पानी में सॉल्युबल है तो हेक्सेन में उसके 19 पोर्शन सॉल्युबल होंगे। बात समझ रहे हो? तो जाहिर है बिल्कुल आपकी बात सही है, कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को कैसे लिख के दिखाया जाएगा मैं वो करके दिखाता जा रहा हूं। अगर आप इसे ओरली ऐसे करके कैलकुलेट करके निकाल दोगे, आंसर तब भी वही आएगा। सही है जी जनाब, क्या आंसर? अच्छा, 4/3 का मतलब होता है 1.33, ठीक है, यानी कि 1.33 ग्राम्स पहले हिस्से में निकल आया। अब याद रहे पानी में से 1.33 ग्राम जा चुका है, तो पानी में बचा कितना होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में बिफोर वी स्टार्ट सेकंड पोर्शन। तो पहले ये तो देखिए पानी में बचा कितना होगा, तो लिख देता हूं remaining iodine in water. यानी कि अब पानी में इतना आयोडीन पड़ा हुआ है। अब जब तुम सेकंड पोर्शन 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला डालोगे हेक्सेन का, तो सेकंड पोर्शन के लिए भी बात वही होगी कि वो कहेगा 20 केपीसी की वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स अमाउंट आ जाएगा इन दिस 10 नाउ, और पानी में कितना बचेगा? अब यहां पे लिखेंगे
0.67 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि अब इसमें है ही 0.67 और कितना टोटल पानी था? 100। अब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? हाँ भाई, क्या यार इतनी देर लगेगी तो यार क्या करेंगे हम इस दुनिया में। 0.45 आ रहा है सर। 0.45, वेरी गुड। अब ये 0.45 सेकेंड टाइम में एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अब टोटल एक्सट्रैक्शन दो पोर्शन में अगर करके किया तो कितनी हो गई है? टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन एक्सट्रैक्टेड, अब एक चीज जो यहां पर समझने वाली है वो ये है कि देखो, ऊपर जब तुमने 20 सेंटीमीटर क्यूब एक ही दफा में डाल के और एक्सट्रैक्ट आउट किया था पार्ट ए में, तो वी जस्ट गॉट 1.6 ग्राम निकला था उसमें। जबकि अब वही 20 को मैंने दो हिस्सों में 10-10 करके इस्तेमाल किया तो 1.78 ग्राम निकल के आ गया। इसका मतलब है बढ़ के। बात समझ आ रही है? अब 2 इक्वल पोर्शंस के बाद उसने कहा था कि यही 20 सेंटीमीटर क्यूब को 4 इक्वल पोर्शन में करके यूज करो। 4 इक्वल पोर्शन करें। अब जरा 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से करें। आप 5-5 सेंटीमीटर क्यूब करके इस्तेमाल करें और बताएं कितना टोटल मास एक्सट्रैक्टेड आउट होगा। सर एक सवाल है क्या बोलो? सर, जब 20 सेंटीमीटर के अंदर 1.6 हो रहा है तो अगर हम 10 सेंटीमीटर करें तो 0.8 होना चाहिए ना? ऐसा क्यों कि पहले में ज्यादा दूसरे में कम? नहीं ना, तो वो तो इतना बचेगा ही नहीं ना। पहली दफा में जितना निकल गया उसे माइनस कर लो। तुम तो माइनस नहीं करोगे तो कैसे मतलब अगले वाले का उसी टोटल में से निकाल दो? भाई एक दफा समझो, भाई हॉटपॉट में 3 रोटी पड़ी है, आप बैठे, एक दफा में बैठ के आपने 1.5 रोटी खा ली। अगली दफा में आप बैठेंगे तो अब हॉटपॉट में 3 रोटी नहीं मिलेगी आपको, ये भी तो सोचो। तो यहाँ पर जो एक दफा एक्सट्रैक्ट आउट होकर आयोडीन निकल के चला गया एक्वस फेज में से, वो अब दोबारा थोड़ी वहां पर अवेलेबल है, वो तो चला गया। अब जो रिमेनिंग अवेलेबल है उसमें से निकालोगे ना,
अब उस पे फैक्टर लगाओ, जो तुम कह रहे थे ना कि मैं फैक्टर लगा के निकाल दूंगा, तो उस पे फैक्टर लगा के निकाल दोगे, उस हिसाब से जो बचता है उसका कितना पोर्शन आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? अच्छा, 20 एक्स अमाउंट निकलेगा इन 5 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन डिवाइडेड बाय 2 में से x माइनस हो जाएगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस यमुना, यू आर राइट। फर्स्ट पोर्शन में आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ग्राम। अब 1 ग्राम निकल गया तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग I2 in aqueous phase is 2 minus 1, तो इसका मतलब 1 ग्राम बचा है। अब सेकंड पोर्शन में क्या होगा? ट्वेंटी पार्टीशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्स अमाउंट निकलेगा इन नेक्स्ट सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, अब जो पानी में बचेगा वो कितना होगा? वो 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पानी में 1 है और ये 100। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? हाँ भाई, क्या निकल के आई? नहीं, 1/3 कहां से ला रही हो तुम? 1/2 आनी चाहिए। सर 0.5 आ रही है। 1/2 0.5 बात वही है। 0.5 सर 3 पोर्शन करते थे, हमने 4 पोर्शन बना सर। सर ये पोर्शन वाले सवाल आते हैं पेपर में? हाँ, मैं पूरी वर्कशीट शेयर करूंगा इसकी, देखना उसमें अच्छे खासे आते हैं भाई। तो अब रिमेनिंग कितना बचा? थर्ड पोर्शन में कितना निकलेगा? 20 partition coefficient is equals to x amount in 5 centimeter cube divided by, पानी में था 0.5 minus x 100, तो यहाँ पे निकलेगा 0.25 ग्राम्स। यस, 1/4 का मतलब 0.25। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा पानी में? 0.25। 0.5 minus 0.25 is equals to 0.25 grams। आखिरी पोर्शन, चौथे पोर्शन में
is equals to x in 5 divided by 0.25 minus x upon 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.125 0.0 नहीं 0.125 1/8 जिसे आप कहेंगे। तो इस हिसाब से जो टोटल अमाउंट एक्सट्रैक्टेड हुआ वो कितना हुआ? पहले वाले में 1, फिर 0.5, फिर 0.25, 1.5, 0.25 और फिर 0.125। ये 4 दफा में निकला, तो टोटल हो गया 1.875 या 1.88। इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट में कर ली ग्राफ। अब देखो वही 20 सेंटीमीटर क्यूब यूज करके आपने एक ही दफा में निकाला था, तो पार्ट ए में 1.6 ग्राम निकला था सिर्फ, पार्ट ए में 1.6 ग्राम निकला था, और वही 20 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन को आपने 4 पोर्शन में करके निकाला तो 1.88 के करीब निकला। सही है। अब इसमें एक एनालिटिकल पॉइंट और सिखा रहा हूं कि देखो 4 पोर्शंस करके अगर मैंने निकाला है तो 1.88 निकला है 20 से, 20 हेक्सेन से। और अगर मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये लिखा था कि मुझे 1.9 चाहिए, बी पार्ट पढ़ो, आयोडीन का मुझे 1.9 चाहिए, तो मुझे कितना हेक्सेन चाहिए होगा? तो मैंने उसमें जब कैलकुलेशन करी तो मेरे पास क्या आंसर आया था? 85 सेंटीमीटर क्यूब, 95 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से एक बात कंक्लूड हो सकती है कि एक दफा में करके अगर आप निकाल रहे हो तो जितना अमाउंट वॉल्यूम आपको सॉल्वेंट का चाहिए वो ज्यादा होगा, और अगर आप छोटे छोटे पोर्शन करके निकाल रहे हो, अगर उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा है चीज की, तो फिर आपको कम वॉल्यूम चाहिए होगा। अब विच मेथड इज मोर फीजिबल, यानी कि बी और सी पार्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका जवाब यह है कि बी पार्ट is not feasible. Why? Because large volume of hexane will be used up, and hexane is a flammable liquid. समझ आ रही है? तो ये मैं पॉइंट लिख देता हूं यहां नीचे। In part B,